आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी उपयुक्त पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर विहारी ये चौपाई छंद है और चौपाई एक सममात्रिक छंद कहलाता है। सममात्रिक छंद है ये और इसके प्रत्येक चरण में यानी कि 16 मात्राएं होती हैं, यानी कि 16 मात्राओं वाला एक ही सममात्रिक छंद होता है चौपाई। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? निम्नलिखित में देशज शब्द बताना है हमें, कौन सा देशज शब्द है? तो इसमें जो जूता शब्द है वो देशज शब्द है। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता। ये क्षेत्रीय भाषाओं से लिए गए शब्द होते हैं जो कि हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अन्य और देशज शब्द वो ऐसे देशज शब्द हैं जैसे कि लोटा हो गया, कटोरा हो गया, डिबिया हो गई, ये सभी देशज शब्द होते हैं जो कि हमारी क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी में आकर के प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो तोता डाली पर बैठा है, इसमें अधिकरण कारक है जिसका प्रसर्ग होता है मैं, पे और पर। ये अधिकरण कारक के प्रसर्ग चिन्ह होते हैं, यानी कि कारक चिन्ह होते हैं, इसलिए यहां पर जो तोता डाली पर बैठा है पर कारक चिन्ह की वजह से यहां पर अधिकरण कारक चिन्ह हुआ है। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं कौन सी? पहली है खड़ी बोली, ये पश्चिमी हिंदी की बोली है खड़ी बोली, जिसको हम कोरवी के नाम से भी जानते हैं। ये कोरवी के नाम से भी जानी जाती है। पश्चिमी हिंदी की ये पहली बोली है। दूसरी बोली है ब्रज भाषा, ब्रज भाषा ये भी पश्चिमी हिंदी की बोली है। तीसरी है कन्नौजी, कन्नौजी बोली ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। चौथी है बुंदेली, बुंदेली भी पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। और 5वीं है बांगरू, बांगरू बोली, बांगरू जिसको हम हरियाणवी, हरियाणवी या फिर जाटू भी बोलते हैं, जाटू बोली या फिर हरियाणवी बोली, ये पश्चिमी हिंदी की 5 प्रमुख बोलियां हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राधा से गाया नहीं गया, उससे उठा नहीं गया, इससे चला नहीं गया, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनमें भाववाच्य होता है। राधा से गाया नहीं गया भाववाच्य होगा। आगे है कि साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। तो साधु आ रहे हैं, भले यहाँ पे रहे हैं है, लेकिन ये साधु शब्द बहुवचन में नहीं है, ये एक वचन में होगा। साधु आ रहे हैं ये एक वचन में होगा। एक वचन देखिए सम्मान के लिए, जैसे पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, तो ऐसा हम नहीं बोलेंगे पिताजी आ रहा है, ये सम्मानजनक नहीं है। इसलिए सम्मान के अर्थ में जब भी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो एक वचन बहुवचन में जरूर होता है, लेकिन वो जो होती है शब्द होता है वो एक वचन में प्रयोग किया जाता है, भले ही वो देखने में बहुवचन लग रहा हो। आगे है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती। अभी पिछले प्रश्न बताया था कि पश्चिमी बोली में कौन कौन सी बोलियां हैं, तो उनमें से इनमें कौन सी ऐसी बोली है जो पश्चिमी बोली के अंतर्गत नहीं आती है। तो देखिए छत्तीसगढ़ी जो बोली है ये पश्चिमी हिंदी में नहीं आती है, जबकि कोरवी और बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी में आती हैं, जबकि छत्तीसगढ़ तो एक राज्य है ना, तो ये तो है ही नहीं है। तो ये छत्तीसगढ़ी बोली पश्चिमी हिंदी में नहीं आती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मात्रक छंद है? कौन सा मात्रक छंद है? तो देखिए दोहा, दोहा मात्रक छंद है, चौपाई भी मात्रक छंद है, रोला भी मात्रक छंद है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि ये सभी मात्रक छंद हैं। आगे है कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है, यानी कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है, क्योंकि प्राचीन शिलालेखों
और सिक्कों में दो लिपियां मिलती हैं, दो लिपियां, और वो दो लिपियां हैं, दो लिपियां होंगी, एक तो ब्राह्मी लिपि है, दूसरी खरोष्ठी लिपि है। एक तो है ब्राह्मी लिपि और दूसरी है खरोष्ठी लिपि। ये इनके शिलालेखों में ज्यादा मिलते हैं, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। अच्छा, देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी का विकास माना जाता है। इसके दूसरे नाम भी हैं, जैसे कि गुप्त लिपि। गुप्त लिपि भी देवनागरी लिपि को कहते हैं, गुप्त लिपि भी कहते हैं, और कुटिल लिपि, कुटिल लिपि भी इसको कहते हैं। और किसको? ये ब्राह्मी लिपि को। ये ब्राह्मी लिपि के ये अन्य नाम भी हैं, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि। और जो ये 10वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि का विकास हुआ। इन्हीं के अंत में पहले ये ब्राह्मी लिपि कही गई, फिर गुप्त लिपि कही गई, कुटिल लिपि कही गई, और अंत में 10वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि के नाम से जानी गई। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली की पहली रचना है, खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? तो खड़ी बोली की पहली रचना है प्रेम सागर। ये खड़ी बोली की पहली रचना माना जाता है, और ये प्रेम सागर 1910 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में लल्लू लाल द्वारा लिखी गई थी। लल्लू लाल द्वारा ये रचना लिखी गई थी, प्रेम सागर। ये खड़ी बोली की पहली रचना मानते हैं। वैसे हिंदी साहित्य में खड़ी बोली के जो पहले कवि माने जाते हैं वो अमीर खुसरो साहब माने जाते हैं। आगे है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। में कौन सा रस है? रस बताना है इसमें कि कौन सा रस है। तो इसमें जो रस है वो है भक्ति रस। भक्ति रस की इसमें प्रधानता है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, और जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। इसमें भक्ति भावना को प्रदर्शित किया गया है कि राधा के नागर अर्थात भगवान श्री कृष्ण मेरी भवबाधा, यानी कि मेरी बाधाएं दूर कर लो, मेरे कष्ट हर लो, ये प्रार्थना की जा रही है। इनकी भक्ति रस का इसमें प्रयोग हुआ है। आगे है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें से जो तुलसी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है वो रस मंजरी नहीं है। बाकी गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका ये तुलसीदास के ग्रंथ हैं। केवल रस मंजरी नहीं है। रस मंजरी नंददास द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, नंददास का लिखा हुआ ये ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं कि बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली के क्षेत्र में स्थित है, यानी कि कौन सी बिहारी बोली वहां पर बोली जाती है? तो वहां पर जो बोली जाती है वो मगही बोली जाती है। सबसे ज्यादा जो पटना क्षेत्र है उसमें मगही बोली ज्यादातर बोली जाती है। और मैथिली, वैशाली और विदेह, यानी कि जो मैथिली है वहां पर मैथिली, वैशाली और विदेह में भी ये मगही बोली ज्यादातर बोली जाती है। अब इसके बाद जैसे देखें तो दरभंगा और चंपारण और गोरखपुर, इनमें भोजपुरी का ज्यादा प्रयोग किया गया है। यानी कि भोजपुरी का जो बोली जाती है वो बोली जाती है चंपारण और गोरखपुर में, सबसे ज्यादा भोजपुरी बोली जाती है। आगे है कि निम्नलिखित में कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? मूर्धन्य ध्वनि बोलना है, ये उच्चारण से संबंधित, वर्णमाला के उच्चारण से संबंधित प्रश्न है, उच्चारण स्थान से। तो ये मूर्धन्य ध्वनि कौन सी नहीं है ये बताना है। तो देखिए मूर्धन्य ध्वनि जो नहीं है वो दा नहीं है, दा दंत ध्वनि है। टा, ठा, डा, ढा ये सभी मूर्धन्य ध्वनियां कहलाती हैं। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें जो आहार शब्द है वो स्त्रीलिंग। वैसे अनाज ज्यादातर पुल्लिंग में होते हैं, जैसे कि चना, बाजरा, उड़द ये पुल्लिंग है, लेकिन स्त्रीलिंग शब्द में भी अनाज आते हैं, जैसे कि अरहर हो गई, मकई हो गई, मूंग हो गई, ये सभी स्त्रीलिंग में भी प्रयोग किए जाते हैं। आगे है चरण कमल बन्नो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बन्नो हरिराई में, यानी कि कमल रूपी चरण, एक रूपता प्रदर्शित की जा रही है, तो इसलिए यहां पर रूपक अलंकार होगा। यानी कि चरण, कमल रूपी चरण की वंदना करता हूं, यानी कि हरि के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं, तो यहां पर रूपक अलंकार है। आगे है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई में कौन सा रस
है। तो इसमें मेरे तो गिरधर गोपाल में भक्ति रस है, क्योंकि मीराबाई कृष्ण की भक्ति कर रही हैं और यहाँ पर भक्ति रस का प्रयोग हुआ है। आगे है कि देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है। देवनागरी लिपि के बारे में क्या सत्य नहीं है, तो देखिए देवनागरी लिपि के बारे में ए नंबर का जो वाक्य है वो सही नहीं है, क्योंकि यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो ये दाएं से बाएं नहीं लिखी जाती, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं नहीं लिखी जाती है। बाकी इनके बारे में ये सभी सत्य हैं। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, सही है। यह वर्णात्मक ध्वनि लिपि है, ये भी सही है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। केवल ये इसका राइट आंसर है, यानी कि ये सत्य नहीं है। ये दाएं से बाएं ना लिख करके बाएं से दाएं लिखी जाती है। महाकवि भूषण की रचना कौन सी है, तो महाकवि भूषण की रचना इसमें है छत्रसाल दशक। महाकवि भूषण ने रचनाएं लिखी हैं शिवराज भूषण, शिवावायनु, छत्रसाल दशक, 3 रचनाएं ही इन्होंने लिखी हैं महाकवि भूषण ने, और ये वीर रसपूर्ण कविताएं इन्होंने लिखी हैं। आगे है कि निम्न में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है। तो अल्पप्राण ध्वनि बताना है, तो यहाँ पर का एक अल्पप्राण ध्वनि है, क्योंकि अल्पप्राण ध्वनियां वे होती हैं कि देखिए अल्पप्राण जो व्यंजन है वो है पहला, यानी कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। कहने का मतलब जो 5 वर्ग होते हैं हमारे, उसमें पहला वर्ग का मतलब हो गया, जैसे का वर्ग लेना तो का हो गया। दूसरा खा, उसको छोड़ दो। तीसरा गा है, वो भी अल्पप्राण है। चौथा छोड़ दो, पांचवा कौन सा है, इंगा है, ये भी अल्पप्राण ध्वनि है। तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो व्यंजन है, जो स्पर्श व्यंजनों का, वर्गीय व्यंजनों का, उनमें ये अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। और अंतःस्थ व्यंजन, और अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं कि या, रा, ला और वा, ये सभी भी अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि अल्पप्राण ध्वनियां कहलाती हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा। आगे है कि देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। तो देवनागरी लिपि जो है वो अक्षरात्मक है, यानी कि देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है, क्योंकि वर्णात्मक तो है ही लेकिन अक्षरात्मक ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था। तो तुलसी की भक्ति का स्वरूप था दास भाव का, यानी कि जो तुलसी की भक्ति का स्वरूप था वो दास भाव का स्वरूप था। और तुलसीदास जी सगुण काव्यधारा के, सगुण काव्यधारा यानी कि भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के रामाश्रयी शाखा के कवि थे, जो कि जो रचनाएं लिखी थी वो राम के दास भाव के रूप में रचनाएं करते थे। आगे है कि दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। दशानन, तो दशानन यहाँ पर योग ऋण शब्द है। योग ऋण शब्द वे होते हैं जो अपना अर्थ छोड़ करके किसी अन्य अर्थ की ओर इशारा करते हैं, वे योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे कि बहुब्रीहि समास के जितने भी शब्द हैं वो सभी योग ऋण शब्द के अंतर्गत आते हैं। ऋण शब्द वे होते हैं जो परंपरा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जिनके हम खंड नहीं कर सकते हैं। यौगिक शब्द वे होते हैं जो 2 सार्थक खंडों से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। आगे है कि अपने हाथ से स्वयं काम करो, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो अपने हाथ से स्वयं करो, इस वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा वो होगा अपना काम स्वयं करो। अपना काम स्वयं करो, ये इसका शुद्ध होगा। आगे है कि कोरवी भाषा का उदय किस से हुआ है। तो कोरवी भाषा का उदय हुआ है पश्चिमी हिंदी से। अभी पश्चिमी हिंदी की बताई थी कि कोरवी भाषा, जिसको हम खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है। हरियाणवी या बांकड़ू ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। बुंदेली और कन्नौजी ये सभी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अब पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं, देखिए पूर्वी हिंदी की थोड़ी, अभी पश्चिमी हिंदी की तो बात कर ली थी, थोड़ी पूर्वी हिंदी की बोली, राजस्थानी हिंदी की पहले बात कर लेते हैं। तो राजस्थानी हिंदी में देखिए सबसे पहले तो है मारवाड़ी। मारवाड़ी, मारवाड़ी बोली राजस्थानी उपभाषा की बोली है। उसके बाद है जयपुरी। देखिए मारवाड़ी होती है वो पश्चिमी राजस्थानी है, और जयपुरी जो है वो पूर्वी राजस्थानी है। तो जयपुरी राजस्थानी बोली के अंतर्गत आती है। उसके बाद मालवा और मेवाती। मालवा ये भी राजस्थानी उपभाषा की बोली है। तो मालवा
और मेवाती, ये राजस्थानी उसकी बोली हैं, उपभाषाएं, राजस्थानी उपभाषा की बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की देखते हैं कौन कौन सी बोलियां हैं। तो पूर्वी हिंदी में देखिए अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। बिहारी की कौन कौन सी हैं? बिहारी की है देखिए भोजपुरी बोली है बिहारी की। मगही है, बिहारी भाषा के अंतर्गत आती है। और मैथिली है। ये मुख्य बोलियां हैं भोजपुरी बिहारी बोली भाषा की। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? सही जोड़ा बताना है कौन सा है। तो इसमें से सही जोड़ा जो है प्रिय प्रवास हरिऔध, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये रचना है, बिल्कुल सही है। जबकि सांध्य गीत जो रचना है ये प्रसाद की नहीं है, ये सांध्य गीत रचना है महादेवी वर्मा की। और आंसू जो रचना है, ये आंसू रचना निराला की सिद्ध में लिखी है, लेकिन आंसू निराला की नहीं है, ये प्रसाद जी की रचना है। ये प्रसाद की, यानी कि जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू। और साकेत जो लिखी गई है तुलसीदास की, तो ये तुलसीदास की नहीं है। साकेत जो रचना है ये रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तीन भुजाओं का समाहार। त्रिभुज तीन भुजाओं का समाहार, इसका मतलब प्रथम शब्द संख्यावाची है तो वो द्विगु समास हो जाता है। कभी कभी द्विगु समास बहुव्रीहि समास भी होता है, लेकिन उसका अर्थ समझना पड़ता है। जैसे तिरंगा शब्द लेंगे तो तिरंगा यानी कि तीन रंग हैं जिसके, अर्थात भारतीय ध्वज, तो तिरंगा में बहुव्रीहि समास होगा। यदि ऑप्शन में बहुव्रीहि दिया होगा तो तिरंगा में बहुव्रीहि ही लगाना है, और तिरंगा यदि बहुव्रीहि समास ऑप्शन में नहीं है तब फिर द्विगु समास होगा। यहां पर त्रिभुज तीन भुजाओं का समाहार यानी कि तीन भुजाओं का समूह, तो ये द्विगु समास होगा। इसमें भले ही बहुव्रीहि दिया होता लेकिन ये द्विगु समास ही होता, क्योंकि ये अन्य अर्थ इसकी तरफ किसी की तरफ नहीं जा रहा है। त्रिभुज केवल त्रिभुज है, तीन भुजाओं का समाहार। आगे बढ़ते हैं। सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास और कवि खद्योत सम जेहतः करे प्रकाश, इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो अलंकार प्रयोग हुआ है वो विरोधाभास अलंकार होता है। इसमें प्रयोग हुआ है कि जहां पर विरोध की स्थिति पैदा होती है वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं कि बनाफरी किसकी उपबोली है? तो बनाफरी जो है बुंदेली हिंदी की प्रमुख बोली है, और इसमें पामरी, लोधांती और निभट्टा और भी बोलियां हैं इसमें। जो बनाफरी है इसके साथ साथ बुंदेली में एक तो होती है पामरी बोली भी होती है, और एक होती है लोधांती, लुधियांत बोला थे उसको, लुधियांती है, लुधांती बोलते हैं उसको। लुधांती जो लोधी समाज के लोगों की बोली होती है वो लुधांती बोलते हैं। और एक होती है निभट्ठा, ये भी निभट्ठा बोली भी ये बनाफरी की ही श्रेणी में आती है, और बुंदेली उपबोली की, बुंदेली भाषा की ये बोली है। आगे है सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो वो है ब्राह्मण से। सिंधी भाषा का संबंध ब्राह्मण भाषा से है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट भी करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।